हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेक्शन 222 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और 223 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 224 एंड 225 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये जो हमारे चार सेक्शन है, ये बात करते हैं प्रिंसिपल की ड्यूटी टू एजेंट की। एजेंट के लिए प्रिंसिपल की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 222। सेक्शन 222 का कहता है कि एजेंट होता है जो है एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कंसिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट। मतलब अगर कोई भी लॉफुल एक्ट अगर किसी एजेंट को दिया हुआ है और वो लॉफुल एक्ट करता है, अगर उसके कारण उसे कुछ भी नुकसान होता है उस लॉफुल एक्ट के कारण भी, तो उसके लिए उस लॉस को जो उसको हुआ है एजेंट को, वो प्रिंसिपल को इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। मतलब कि प्रिंसिपल उसको देगा वो लॉस जो होता है, जो भी उसको क्षतिपूर्ति हुई है, वो जो भी लॉस है वो प्रिंसिपल एजेंट को देगा, फुलफिल करेगा उसके इस लॉस को। अब यहाँ पे ये चीज आएगी है कि मान लो अगर जो प्रिंसिपल ने उसको काम दिया है, जो अथॉरिटी दी है, वो काम उसी अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए और जो काम है वो लॉफुल होना चाहिए। अगर एजेंट इस तरह से कोई भी लॉफुल काम करता है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। अगर उसको कुछ भी नुकसान होता है तो उसको इंडेमनीफाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। ये सेक्शन 222 कहता है। तो यहाँ पे हम सेक्शन 222 को एक बार देख लेते हैं और उसकी दो इलस्ट्रेशन है वो भी देख लेते हैं। एक्ट के अंदर से ही कहता है कि द एम्प्लॉयर ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू इंडेमनीफाई हिम। मतलब कि जो एम्प्लॉयर होता है एजेंट का, वो बाउंड होता है टू इंडेमनीफाई हिम। हिम मतलब एजेंट को इंडेमनीफाई करने के लिए बाउंड होता है अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल लॉफुल एक्ट। अगर मान लो एजेंट ने कोई भी लॉफुल एक्ट किया, उस लॉफुल एक्ट के कारण कोई भी नुकसान होता है, तो उस नुकसान को, मतलब ये जो एजेंट को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को जो प्रिंसिपल है वो इंडेमनीफाई करेगा। लेकिन वो एक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। डन बाय सच एजेंट इन एक्सरसाइज ऑफ द अथॉरिटी कन्फर्ड अपॉन हिम। मतलब कि ये जो लॉफुल एक्ट है, ये लॉफुल एक्ट कौन सा होना चाहिए? जिस काम को करने की एजेंट को अथॉरिटी मिली। अगर एजेंट वो काम करता है तो उसके लिए अगर कोई भी कल को नुकसान होता है एजेंट को, तो वो कंपनसेट कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। यहाँ पे देखो एक इलस्ट्रेशन है, जैसे कि बी एट सिंगापुर अंडर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम ए ऑफ कैलकाटा। मतलब कि बी इसके अंदर एजेंट है और बी एजेंट है और ए इसके अंदर प्रिंसिपल है, जो कि कैलकाटा में रहता है, और जो बी है वो सिंगापुर के अंदर है। कॉन्ट्रैक्ट विद सी, मतलब बी जो होता है एजेंट जो सिंगापुर में रहता है, वो एक सी से कॉन्ट्रैक्ट करता है ए के इंस्ट्रक्शन पे, टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू ए, टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू सी, की वो सी को कुछ गुड्स देगा। मतलब ए के बिहाफ पे बी सी को कुछ गुड्स देगा, ये कहा गया है। तो ए डज नॉट सेंड द गुड्स टू बी। लेकिन अब यहाँ पे गुड्स किसने भेजने थे? प्रिंसिपल ने भेजने थे कैलकाटा से। वही गुड्स वो सी को, जो बी है वो सिंगापुर के अंदर डिलीवर करता है, लेकिन ए ने वो गुड्स नहीं भेजे। इसके ऊपर जो सी होता है वो किसके ऊपर केस कर देता है? बी के ऊपर, क्योंकि सी जो है वो बी को ही जानता है सिंगापुर के अंदर, वो ए को नहीं जानता है, दूसरी कंट्री के अंदर रहते हैं वो। तो यहाँ पे ब्रीच जो आता है, सी इश्यू कर देता है उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, भी तुमने मान ली थी, उसके ऊपर वो शुरू कर देता है, केस कर देता है। ठीक है ना। और इसकी इन्फॉर्मेशन जो बी होता है, बी को इन्फॉर्म किया जाता, बी इन्फॉर्म करता है ए को, जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करता है कि भी मेरे ऊपर ऐसे ऐसे सूट कर दिया गया, केस कर दिया है उस थर्ड पार्टी ने, क्योंकि आपने मुझे माल नहीं भेजा था इसलिए मैं उसको माल नहीं भेज पाया। एंड ए अथोराइज हिम टू डिफेंड द सूट। यहाँ पे ए जो होता है उसको अथोराइज करता है सूट को डिफेंड करने के लिए। यहाँ पे अथॉरिटी दे दी, वो लॉ एक्ट करने की अथॉरिटी उसको दे दी। बी डिफेंड द सूट, बी जो होता है वो सूट को डिफेंड करता है जो एजेंट होता है, एंड इज कंपेल्ड टू पे डैमेजेस कॉस्ट एंड इनकर एक्सपेंसिस। तो जो भी खर्चा हुआ होता है किसका? सी का, थर्ड पार्टी का, जो भी उसकी कॉस्ट लगी होती है, जो भी उसको डैमेजेस होते हैं, उस सब का ऑर्डर कोड करता है कि उसको दिया जाए। तो यहाँ पे अब जो खर्चा है वो किसने, जो भी ये कॉस्ट है और जो भी ये डैमेजेस है, वो बी ने सी को देने। लेकिन यहाँ पे ये सेक्शन कहता है कि जो भी ये खर्चा, ये कॉस्ट, ये डैमेजेस है, वो किससे क्लेम कर सकता है? ए से क्लेम कर सकता है कि ए इज लायबल टू बी फॉर सच डैमेजेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। मतलब कि जो ए है, जो प्रिंसिपल है, वो इंडेमनीफाई करेगा एजेंट को इन सारे डैमेजेस के लिए, इन सारे कॉस्ट के लिए और एक्सपेंसेस के लिए। ये सेक्शन ये इलस्ट्रेशन ये कहती है। ऐसे ही इलस्ट्रेशन बी है, इसमें कहता है बी एक ब्रोकर एट कैलकाटा बाय ऑर्डर ऑफ ए। मतलब कि बी एक एजेंट हो गया जो कि ब्रोकर का काम करता है, और इसके अंदर ए जो है प्रिंसिपल हो गया, एक मर्चेंट हो गया वहां पे।
दे। तो जो बी है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ फॉर द परचेज ऑफ 10 कास्क ऑफ ऑयल, कि भी वो 10 कास्क ऑफ ऑयल खरीदेगा। आफ्टरवर्ड ए रिफ्यूज टू रिसीव द ऑयल, लेकिन जो बाद में जो प्रिंसिपल था, जो मर्चेंट था, वो उस ऑयल को रिसीव करने से मना कर देता है। जो सी होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, यहाँ पे वो इसको शो कर देती है बी जो कि उसका एजेंट है उसको केस कर देती है, और बी इसके बारे में इन्फॉर्म करता है ए को भी मेरे पर ऐसे ऐसे केस कर दिया है। हु रिप्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर, ठीक है ना, जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था। बी जो है केस को डिफेंड करता है बट अनसक्सेसफुल रहता है, वो हार जाता है इसमें। एंड हैज टू पे डैमेजेस, अब यहाँ पे जो बी होता है उसको डैमेजेस देने पड़ते हैं, ठीक है ना, सी को कॉस्ट और एक्सपेंस देने पड़ते हैं। यहाँ पे ए जो होता है इज लायबल टू बी, मतलब बी को उसे ये सारी कॉस्ट और एक्सपेंस वगैरह देनी पड़ेगी ए को, मतलब जो प्रिंसिपल है उसे एजेंट को सारे खर्चे देने पड़ेंगे। ये जो हमारा सेक्शन 222 है वो इसी बारे में बात करता है कि अगर कोई भी लॉफुल एक्ट के कारण अगर एजेंट को कुछ भी लॉस होता है, कुछ भी नुकसान होता है, कुछ भी डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, वो सारी की सारी उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। अब सेक्शन 223 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 223 क्या कहता है कि एजेंट टू बी इंडेमनीफाई अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। मान लो अगर उसको कोई काम दिया गया, अगर मान लो गलत काम भी उसने हुआ लेकिन उसने गुड फेथ में करा एजेंट ने, तो भी उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। वो भी जो प्रिंसिपल है उसको इंडेमनीफाई करेगा अगर एजेंट ने गुड फेथ में काम किया है। तो इसमें ठीक है, जैसे हम इसको सेक्शन वाइज देखते हैं कि वेयर वन पर्सन एम्प्लॉय अनदर टू डू एन एक्ट एंड द एजेंट डज द एक्ट, कि भाई वहाँ पे एक पर्सन को एम्प्लॉय किया गया है कि वो कोई काम करेगा, और जो एजेंट होता है वो एक काम करता है गुड फेथ के अंदर। द एम्प्लॉय इज लायबल टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट दो इट मे केस इंजरी टू राइट ऑफ थर्ड पर्सन। मतलब इससे थर्ड पर्सन को कोई इंजरी होती है, कुछ भी होता है, और उसके लिए अगर वो एजेंट के ऊपर क्लेम करता है उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए, जबकि एजेंट ने वो काम गुड फेथ में किया था, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। जैसे देखो यहाँ पे है कि ए एक डिक्री होल्डर है, ये इलस्ट्रेशन है, एंड एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ बीस गुड्स। मतलब ए एक डिक्री होल्डर है एंड एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ बीस गुड्स। अब यहाँ पे ए डिक्री होल्डर जो है वो क्या करता है? एंड एंटाइटल्ड टू एग्जीक्यूशन ऑफ बीस गुड्स, वो बी के जो गुड्स होते हैं उसको लेने का हकदार है उसको, ठीक है ना। रिक्वायर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट टू सीज द सर्टेन गुड्स। अब जो डिक्री होल्डर था वो ऑफिसर जो कोर्ट का होता है उसे कहता है भी ये जो कुछ गुड्स है इनको सीज कर लो, रिप्रेजेंटिंग देम टू बी गुड्स ऑफ बी। मतलब कि ये कहता है कि बी के गुड्स हैं, ठीक है, क्योंकि उसको डिक्री बी के केस मिली होती है कि भी तुम उसे गुड्स के सीज करके पैसा रिसीव कर सकते हो। अब वो जो गुड्स थे वो बी के नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि ये बी के गुड्स हैं, आप इसको सीज कर लो, ठीक है। द ऑफिसर सीज द गुड्स एंड इश्यूड बाई सी। अब वो गुड्स एक्चुअल में सी के थे, अब जो ऑफिसर होता है वो ए के कहने पे उन गुड्स को सीज कर लेता है, लेकिन जो सी था, जो एक्चुअल ओनर था उसका, वो यहाँ पे जो ऑफिसर होता है उसके ऊपर केस कर देता है। अब ऑफिसर ने तो गुड फेथ में काम किया था कि भाई ए कह रहा है जिसको जो डिग्री होल्डर है, तो एक तरह से वो उसका क्या हो गया? ए प्रिंसिपल हो गया, वो एजेंट का काम कर रहा है जो कोर्ट का बंदा था उसके अंदर आके, ठीक है ना। लेकिन वो गुड्स सी के थे, उसने ये समझा कि बी के गुड्स ने गुड फेथ में काम किया, तो द थ्रू द ऑनर ऑफ द गुड्स उसने सू कर दिया किसके? एजेंट को। ए यहाँ पे लायबल होगा टू इंडेमनीफाई द ऑफिसर फॉर सम विच ही इज कंपेल्ड टू पे टू सी। मतलब कि जो भी सी को पेमेंट की जाएगी वो सारी की सारी वो ए से वसूल कर सकता है क्योंकि उसने गुड फेथ में काम किया है इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एस डायरेक्शन। ए की डायरेक्शन को मान के ही जो कोर्ट का बंदा था उसने काम किया था। तो यहाँ पे उसने जो काम है गुड फेथ में अगर किया, भले ही उसको उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए, गलत चीज भी हो तो भी जो प्रिंसिपल है वो उसको इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सेक्शन 224 कहता है कि नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। अब मान लो सेक्शन 224 कहता है कि अगर मान लो जो एजेंट है वो क्रिमिनल एक्ट करता है भले ही एम्प्लॉयर के कहने पे, तो इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है, जो प्रिंसिपल है, उसकी लायबिलिटी नहीं होगी कोई भी। ये क्या कहता है? वेयर वन पर्सन एम्प्लॉय अदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल। मान लो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को एम्प्लॉय किया कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, ठीक है ना। द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू द एजेंट आइदर अपॉन द एक्सप्रेस और एन इम्प्लाइड प्रोमिस टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। मान लो प्रिंसिपल ने ये भी कहा था कि भाई तुम्हें अगर कुछ नुकसान होगा इस क्रिमिनल एक्ट करने के कारण तो मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूंगा, ठीक है ना। तो चाहे उसने वो बोल के कहा या अपनी इम्प्लाइड उसने एक्सप्रेशन दी हो या बोल के बोली हो, तो उस केस में किसी भी हालत में जो एजेंट है
जो प्रिंसिपल है वो एजेंट के लिए लायबल नहीं होगा अगर एजेंट ने वो क्रिमिनल एक्ट किया, जबकि उसको पता है कि ये क्रिमिनल एक्ट है एजेंट को, तो जो प्रिंसिपल होता है वो इसके लिए लायबल नहीं होता है इंडेमनिफाई के लिए, कोई भी नुकसान वगैरह होता है तो। जैसे एक केस है, ए एम्प्लॉय बी टू बीट सी, ए ने बी को एम्प्लॉय किया एज ए एजेंट की तुम सी को जाके पीट दो, एंड एग्री टू इंडेमनिफाई हिम अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। और ए ने कहा बी से कि अगर सी को पीटने के बाद कुछ भी होगा तो तुम्हें नुकसान होगा, कुछ भी होगा वो मैं कंपनसेट करूंगा। बी दे ओपन बीट द सी, बी जो होता है इसके ऊपर सी को जाके पीट देता है, एंड हैज टू पे द डैमेजेस टू सी। और बाद में कोर्ट में कोई केस आएगा उसके कारण उसको डैमेजेस पे करने पड़ के किसको, सी को, इस काम को करने के लिए। ए इज नॉट लायबल टू इंडेमनिफाई बी फॉर दोज डैमेजेस। तो ये सेक्शन 224 कहते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो लायबल नहीं होगा इंडेमनिफाई करने के लिए उन डैमेजेस को जो कि बी ने सी को दिया। मतलब बी ने जब सी को पीटा तो उसके ऊपर जो भी डैमेजेस देने पड़े बी को सी को, उसके लिए ए इंडेमनिफाई नहीं करे, क्योंकि ये किसी को पीटना किसी के कहने पे ये एक तरह का क्रिमिनल एक्ट होता है, ठीक है। तो क्रिमिनल एक्ट के लिए जो प्रिंसिपल है वो लायबल नहीं होगा, भले एजेंट ने उसके कहने पे क्रिमिनल एक्ट किया हो। अगर उसके कारण एजेंट को कोई भी नुकसान होता है, डैमेजेस पे करने पड़ते, तो वो प्रिंसिपल के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कोर्ट के अंदर जाके, ठीक है। तो इसी के बाद हम एक सेक्शन देखते हैं इसके अंदर, जो कि ये लास्ट सेक्शन है इसका, सेक्शन 225, कंपनसेशन टू एजेंट फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंस। मान लो अगर प्रिंसिपल की नेग्लिजेंसी के कारण अगर एजेंट को कोई नुकसान होता है तो उसके लिए उसे कंपनसेशन मिलेगा। जैसे द प्रिंसिपल मस्ट मेक कंपनसेशन टू एजेंट in respect of injury caused to such agent by principal's neglect or want of skill। कि प्रिंसिपल जो होता है उसको कंपनसेट करना पड़ेगा एजेंट को। कोई भी अगर नुकसान होता है किसी को कॉज सच एजेंट, या एजेंट को होता है प्रिंसिपल्स की नेग्लिजेंसी के कारण और वांट ऑफ स्किल के कारण, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है वो लायबल होगा। जैसे हम इसको एक केस से समझते हैं, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। ए एम्प्लॉय करता है बी को एज ए ब्रिक लेयर, ईंट मतलब कि जो घर बनाता है, जो ब्रिक लेयर लगाता है, उसके लिए जो ए होता है वो बी को एम्प्लॉय कर लेता है, ठीक है ना। इन्हें बिल्डिंग ए हाउस, एक घर बनाने के लिए, ईंटें लगाने के लिए कहता है, एंड पुट अप द स्कैफोल्डिंग हिमसेल्फ। और जो ए होता है वो स्कैफोल्डिंग, जो मचान बनाते हैं इसके ऊपर बैठ के ईंटें लगाता है, अगर फ्लोर वाइज बनाते हैं तो चीजें, ठीक है। तो स्कैफोल्डिंग खुद वो लगा देता है। द स्कैफोल्डिंग इज अनस्किलफुली पुट अप। अभी यहाँ पे जो प्रिंसिपल था उसने खुद ही वो स्कैफोल्डिंग करी, और जो स्कैफोल्डिंग करी थी वो अनस्किलफुली थी, मतलब कि ढंग से उनको सही तरह से बांधा नहीं गया होगा, एंड बी इन कंसिक्वेंस हर्ट। और इससे जो बी था, जो एजेंट था, उसको चोट लग जाती है। तो ए मस्ट मेक कंपनसेशन टू बी। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उसे एजेंट को जो भी काम दिया उसके लिए अगर उससे कोई नुकसान होता है उसकी अनस्किलफुल काम करने के कारण प्रिंसिपल के, क्योंकि यहाँ पे गलती किसकी थी, मचान बनाने की, जो प्रिंसिपल था उसने सही तरह काम नहीं किया, स्कैफोल्डिंग सही तरह से नहीं लगाई, उसी कारण से जो एजेंट था जिसको उसने काम दिया था उसे काफी चोट वगैरह लग जाती है। तो जो भी इंजरी होगी उसको, उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा किसको, प्रिंसिपल को। तो ये सेक्शन बस इतनी ही बात करता है। तो आपको होप मेरे को लगता है कि आपको काफी समझ आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को नीचे बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको इसको समझाने की और कोशिश करूंगा बाद में रिप्लाई देके नीचे, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी जो बातें इसको, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट के अंदर हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ एजेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट विद थर्ड पर्सन्स। थैंक यू वेरी मच।